आज हम पढ़ेंगे एल्केन का फोटो हेलोजनेशन, यानी कि एल्केन का फोटो हेलोजनीकरण। फोटो हेलोजनीकरण मतलब कि फोटो मतलब कि फोटोन, फोटोन मतलब कि प्रकाश, और हेलोजनीकरण मतलब कि हेलोजन का जुड़ना। प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? फोटो हेलोजनीकरण। ओके, मतलब हमें प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन को जोड़ना है। किस पर जोड़ना है? एल्केन पर। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ये एक एल्केन है। ये क्या है? एक एल्केन। इसमें मैं क्या करूँगा? X2 क्या है? हेलोजन। और मैं फोटोन की जगह पर HNu लेता हूँ। HNu को बोलते हैं फोटोन, ठीक है, यानी कि प्रकाश। ठीक है, HNu को प्रकाश बोलते हैं, फिर फोटोन बोलते हैं। या इसकी जगह पर मैं X2 और HNu की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? हीट। हीट है, मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या बनता है? ये ये H निकल जाता है और H की जगह पर क्या आ जाता है? H की जगह पर आ जाता है X। और इस तरीके से हमारा बन जाता है हेलो एल्केन, यानी कि एल्किल हैलाइड। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? इस रिएक्शन को हम ध्यान से समझते हैं। चलिए, तो मैंने क्या किया? CH3H के साथ की रिएक्शन मैंने X2H से करवाई और बना क्या? CH3X। तो ये बना कैसे? इसको देखते हैं पहले कि ये बना कैसे। होगा ये कि पहले ये अपने आप आपस में रिएक्शन करेंगे। ये प्रकाश इस X2 पर पड़ेगा, H नहीं, ये प्रकाश इस पर पड़ेगा और इसका बॉन्ड तोड़वाएगा। ओके, इसका बॉन्ड तोड़वाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में। आधा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इधर आधा इधर जाएगा। इस तरीके से इसका होमोक्लोनिस हो जाएगा, है ना? तो क्या बनेगा इधर? एक्स डॉट, और ऐसे 2 बनेंगे। इसको हम बोलते हैं श्रृंखला प्रारंभ पद। अब सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये एच न्यू इस पर क्यों गिरा? ये एच न्यू तो इस पर भी गिरा होगा रिएक्शन में। सबसे पहले दोनों ही उपस्थित है ना रिएक्शन में, तो ये इस पर गिरा। इसको ही क्यों तोड़वाया? इसको क्यों नहीं तोड़वाया? क्योंकि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटता है। ये केवल प्रकाश की उपस्थिति में ये बॉन्ड नहीं टूटता। प्रकाश की उपस्थिति में ये बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि जिस यहाँ पर 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंतर है, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट गया। अब आएगा हमारा CH3H, यानी कि ये वाला यहाँ पर आएगा CH3H। ये किससे रिएक्शन करेगा? इससे रिएक्शन करेगा, इस X से। ठीक है, इससे रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर बनेगा CH3 डॉट मुक्त मूलक प्लस H मुक्त मूलक। अब इस X मुक्त मूलक के पास 2 रास्ते हैं, या तो इसके पास जाए या फिर इसके पास जाए। तो ये क्या करेगा? ये HX बनाएगा प्लस CH3 डॉट बनाएगा। ओके, ये वाला कंपाउंड बनाएगा, ना कि ये वाला बनाएगा, ना कि ये वाला CH3X प्लस H मुक्त मूलक। अब यहाँ पर ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसके कारण है। पहली चीज तो ये जो H मुक्त मूलक बना है, ये बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल है। मतलब कि ये बनना इस रिएक्शन का सबसे बड़ा खतरनाक चैलेंज होगा कि इसको बना दिया इसने। ये तो बन ही नहीं सकता। इसको बनाने में ऊष्मा लगेगी, और ये जो बन रहा है इसको बनाने में ऊष्मा निकल रही है, यानी कि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रोसेस है। यहाँ पर निकल रही है ऊष्मा। ठीक है, तो ये तो बन ही नहीं सकता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। पहले ये बनेगा। ओके, अब ये जो CH3 है ये क्या करेगा? ये CH3 मुक्त मूलक क्या करेगा? ये X के पास जाएगा, X2 के पास जाएगा और इस X2 के इस बॉन्ड को क्लीवेज कराएगा, क्योंकि ये तोड़ना बहुत आसान है। मैंने पहले बताया था कि प्रकाश की उपस्थिति में ही टूट गया था ये X2। अब ये तोड़ देगा और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा X डॉट प्लस X डॉट। अब ये इसके पास जाए या इसके पास जाए, एक ही बात है। यहाँ पर 2 प्रोसेस होगी ही नहीं, तो ये तो CH3X बना लेगा प्लस X डॉट बना लेगा। अब ये जो 2 पद थे ना, ये भी एक ऊष्माक्षेपी पद है। तो ये जो दोनों ऊष्माक्षेपी पद है ना, ये और एक ये दोनों ही इस रिएक्शन के श्रृंखला संचरण पद है।
अब लास्ट में जो भी CH3 डॉट बचे हैं, CH3 मुक्त मूलक बचे हैं, वो अपने ही जैसे किसी CH3 डॉट से मिलकर CH3 ये बना लेंगे। फिर कुछ CH3 क्या करेंगे, कुछ CH3 मुक्त मूलक किसी X मुक्त मूलक से रिएक्शन करके CH3X बना लेंगे, और कुछ X मुक्त मूलक अपने ही किसी जैसे X मुक्त मूलक के साथ मिलकर X2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? X2। इस तरीके से ये जो तीनों पद है, 1, 2 और 3, ये तीनों ही पद क्या हो जाएंगे? श्रृंखला समापन पद। ये भी क्या है? ऊष्माक्षेपी पद, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी क्या है? बट ये जो पद था श्रृंखला प्रारंभ पद, यहाँ पर ऊष्मा का शोषण हुआ है, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा लगी है, यानी कि इस रिएक्शन को चालू करने के लिए ऊष्मा लगी है। अब ऊष्मा आप देख ही सकते हो कि प्रकाश के रूप में ऊष्मा, प्रकाश एक क्या है? ऊष्मा ही तो है, और मेरे को प्रकाश की आवश्यकता पड़ी थी, यहाँ पर मेरे को प्रकाश की आवश्यकता पड़ी थी। देखो, ये प्रकाश ही तो है, इसकी आवश्यकता पड़ी मेरे को यहाँ पर, तो ये ऊष्मा का शोषण कर रहा है, यानी प्रकाश को शोषित कर रहा है, तभी तो ये रिएक्शन क्या थी? ऊष्मा शोषी। तो कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज्म था। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। पहली चीज तो ये कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो कार्बन मुक्त मूलक के स्थायित्व पर निर्भर करती है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं। में क्या होता है कि ये एक 3 डिग्री है कार्बन पर है, और ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री कार्बन पे है। कौन सा कार्बन? इसकी बात हो रही है, इस कार्बन की। क्यों इसकी बात हो रही है? क्योंकि यहाँ से एक एच निकलेगा, यहाँ से भी एक एच निकलेगा, यहाँ से भी एच निकलेगा, और एच निकलने के बाद एक्स के आने के पहले यहाँ पर कार्बन मुक्त मूलक बनेगा, यहाँ पर भी कार्बन मुक्त मूलक बनेगा, और यहाँ पर भी कार्बन मुक्त मूलक बनेगा। तो ये 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक बना है यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक बना है, और यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक बना है। अब इन कार्बन मुक्त मूलकों में से कौन स्टेबल है? तो हम जीओसी में पढ़ के आए हैं कि 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री से ज़्यादा स्थायी होता है किससे? 1 डिग्री से। तो कुछ इसी तरीके का ये हमारी अभिक्रिया की दर भी हो जाएगी। अगर इन तीनों में से सबसे जो तेज अभिक्रिया देगा वो होगा ये ए, और फिर बी, और फिर सी। अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट लाइन इस रिएक्शन की, कि ये अभिक्रिया की जो दर होती है ये Hx की बंद ऊर्जा पर डिपेंड करती है। मतलब किस बंद ऊर्जा किसकी सबसे ज़्यादा होती है? बंद ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है HF की, और फिर HCl की, और फिर HBr की, और फिर HI की। तो यही जो बंद ऊर्जा का क्रम है, यही हमारी अभिक्रिया की दर का भी क्रम होगा। यानी कि क्योंकि हमको पता है कि ये बॉन्ड जो होता है ये सबसे मजबूत बॉन्ड होता है, और ये फिर Cl, फिर HBr और फिर HI, ये वाला जो बॉन्ड होता है ये तो बहुत ही खराब बॉन्ड होता है। मतलब ये इतनी जल्दी टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप होता है आई का, वो सबसे बड़ा होता है, इस कारण से। दूसरी चीज HI एक क्या है? भयंकर अपचायक। मतलब कि अगर मैं I2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये रिएक्शन ली, और यहाँ पर क्या बनेगा? RI प्लस HI। तो ये क्या है? ये एक अपचायक। तो ये अपचायक वापिस इस रिएक्शन को पीछे भेज देगा। मतलब कि ये इस रिएक्शन को होने ही नहीं देगा, ये इस रिएक्शन को उत्क्रमणीय बना देगा। मतलब कि ये I2H के साथ ये रिएक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इसकी, F की, Cl की और Br की। देखो, इन तीनों में से कोई सा भी अभिकर्मक को लेकर रिएक्शन करवाता हूँ, तो इन तीनों की रिएक्शन एक जटिल होती है। मतलब कि एक अलग तरीके की इनकी क्रियाशीलता होती है। मतलब कि ये ऐसे ही नहीं हो जाता है कि जो ज़्यादा स्थायी होता है उस कार्बन पर यहाँ पर चला जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, इसमें ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो अगर मैं F2HNO की रिएक्शन करवाता हूँ, जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ? F2HNO के साथ। तो हाँ, मुझे पता है कि ये किसी इनमें से किसी एक H को हटाएगा, और उसकी जगह पर HF बना लेगा, प्लस ए F के साथ इनमें से किसी एक H, जहाँ से H हटेगा वो जुड़ जाएगा। मान लो यहाँ से H हटा तो यहाँ पर F जुड़ जाएगा, है ना? यहाँ पर F जुड़ जाएगा अगर H यहाँ से हटा, और ये H2 बन जाएगा। पर कहाँ पर H जुड़ेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। F कहाँ पर जुड़ेगा? इस तरीके से इन तीनों में F कहाँ पर जुड़ेगा, और Cl कहाँ पर जुड़ेगा, और Br कहाँ पर जुड़ेगा, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ टर्म्स होती है, और वो टर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी। पर मैं आपको इन तीनों की एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि जब F2HNO हो तो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करना है, Cl2HNO हो तो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करना है, और Br2HNO हो तो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करना है।
तो सबसे पहले F2H9 को देखते हैं। F2 के केस में आप हमेशा ध्यान रखना कि H की संख्या पर डिपेंड करेगा। जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर जाकर F चिपक जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 1 डिग्री कार्बन पर 1 डिग्री कार्बन कौन कौन से है। एक तो ये वाला 1 डिग्री है, फिर ये वाला 1 डिग्री है और एक ये वाला 1 डिग्री। ये तीनों 1 डिग्री है। बट अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो 1 डिग्री है ये इन दोनों से, इससे और इससे अलग है। अलग कैसे, वो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस आप इतना समझो कि ये जो 1 डिग्री दोनों है ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं और ये जो 1 डिग्री कार्बन ये 3 डिग्री से है। तो यहाँ पर मैं इसको 1 डिग्री मानता हूँ और इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोल देता हूँ 1 डिग्री डैश। तो पहले तो मैं 1 डिग्री देखता हूँ, फिर मैं 1 डिग्री डैश देखता हूँ, फिर मैं 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या को काउंट करूँगा। तो 1 डिग्री कितने हैं, 1 डिग्री 3 और 3 6, 6 हाइड्रोजन। और 1 डिग्री डैश कितने हैं, 3 हाइड्रोजन। और 2 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री है 4 हाइड्रोजन। और 3 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पर आ रहे हैं, इस पर। यानी कि या तो मैं यहाँ पर F जोड़ दूँ या यहाँ पर F जोड़ दूँ, एक ही बात है। तो मैं इस रिएक्शन को अगर मैं करवाऊँगा तो किस तरीके का प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन पर ये F जुड़ गया। अगर ये स्थायित्व को ही जोड़ता तो यहाँ पर जुड़ता। अगर ये स्थायित्व के रूप में जुड़ता कि कौन सा कार्बन ज़्यादा स्थायी है या कौन सा मुक्त मूलक ज़्यादा स्थायी है, इस बिहाफ पर ये जुड़ता तो कहाँ पर जुड़ता, यहाँ पर जुड़ता। बट जुड़ा कहाँ पर, 1 डिग्री कार्बन पर। इसी तरीके से जब मैं Br2H9 के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तब देखते हैं। मुझे क्या ध्यान रखना है, F2 में क्या रखा था मैंने, H की संख्या पर, H की संख्या का ध्यान रखा था कि जहाँ पर H की संख्या ज़्यादा वहाँ पर जोड़ देना है हाइड्रोजन को। अब Br2 में क्या ध्यान रखूंगा मैं, स्थायित्व को ध्यान रखूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जहाँ पर बनने वाला मुक्त मूलक स्थायी होगा वहीं पर हमारा Br जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको